हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल। तो एटम और मॉलिक्यूल को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होते हैं वो कौन कौन से नियम पर आधारित होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो सबसे पहले जानिए कि इस नियम को सबसे पहले किसने दिया था। तो इस नियम को सबसे पहले लेवोजियर, इन्हीं को हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। क्योंकि इन्होंने ही सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में अगर किसी ने एक्सपेरिमेंट किया है तो इन्होंने किया, इस नाते इनको हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। अब क्वेश्चन ये कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या कहता है। तो याद करिए, जो एनर्जी कंजर्वेशन का जो फार्मूला है और जो मास कंजर्वेशन का फार्मूला सिमिलर है। कि जैसे आपने कहा था एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह से कहा जाता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसका मतलब क्या होगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए आखिर हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो लेवोजियर ने ही इसी को इलेबोरेट करके बताया है कि इन ए केमिकल रिएक्शन द mass of reactant is always equal to the mass of product। यही उन्होंने कहा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो केमिकल रिएक्शन के दौरान का जो टोटल मास होता है वो मास कैसा होता है, कंजर्व होता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो उन्होंने कहा कैसे ये होता है, देखिए हम एक छोटा सा रिएक्शन करा के दिखाते हैं। जैसे HCl का अगर हम NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बनेगा NaCl और बनेगा वाटर। अगर हम इन सभी के एटॉमिक मास को टोटल करें, जैसे इसका एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5 इज इक्वल टू 36.5 और सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, टोटल हो जाएगा 40। और इसको हम देखेंगे तो सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5, इसका हो जाएगा 58.5 और हाइड्रोजन ये वाटर का 18 है। तो अब आप क्या करिए, इन सभी को टोटल सम कर लीजिए। इसका टोटल सम तो आप देखेंगे, इसका टोटल सम करेंगे तो 606 एंड 437.5, यानी इसका जो टोटल सम आया है वो ये आया है। तो इसको हम लोग अगर मोलर मास में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 76.5 ग्राम होगा। तो हमें ये देखना है कि क्या इधर का जो टोटल मास यानी 76.5 ग्राम है तो क्या वो इधर के मास के टोटल बराबर आता है। तो आप ऐड कर लेंगे 8 8 16 5 5 6 x 7.5। देखिए, तो आप इसी तरह से किसी भी केमिकल रिएक्शंस को अगर आप रिएक्टेंट के टोटल मॉलिक्यूलर मास और प्रोडक्ट के टोटल मॉलिक्यूलर मास से कंपेयर करेंगे तो देखेंगे दोनों एक दूसरे के क्या आते हैं, बराबर आते हैं। तो यही है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो स्टूडेंट्स, आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की तरफ जिसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सबसे पहले क्वेश्चन ये था कि इसको सबसे पहले किसने दिया था। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सबसे पहले प्रूस्ट ने दिया था। अब प्रूस्ट ने क्या कहा था, प्रूस्ट ने कहा था कि जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट के एटम अगर आपस में कंबाइन करते हैं तो उनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो एक डेफिनेट रेशियो में होगा, और जब वो डेफिनेट रेशियो में होगा तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी डेफिनेट होगी। अब अगर हम उस डेफिनेट केमिकल प्रॉपर्टी को अलग अलग एक्सपेरिमेंट या नेचुरल या अननेचुरल तरीक़ों से अगर उसको बनाते हैं तो हर बार उस कंपाउंड का जो रेशियो होगा वो सेम होगा, और अगर वो सेम होगा तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी।
तो देखिए इन्होंने कहा था कि व्हेन टू और मोर atoms are combined in a chemical reaction into a definite ratio by mass, then it ratio remains same. Why it could not, why it could attain from different natural resources. देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर दो या दो से अधिक एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और अगर उनका वो रेशियो क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सिमिलर है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपने कह दिया कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो हम सभी जानते हैं ये कंबाइन करके क्या बनाएगा, 2H2O। यानी अगर हम देखेंगे तो H2O में मास रेशियो कितना आएगा, मास रेशियो आएगा 1:8। अब ये मास रेशियो अगर आप इस पानी को भले ही कितने अलग अलग अननेचुरल विधियों से प्राप्त करें, जैसे कुछ नेचर में मिलता है, बरसात के पानी में मिलता है, कुछ आपने देखा होगा कि लोग लेबोरेटरी में बना सकते हैं, कुछ आपने देखा होगा कि ज़मीन की काफ़ी गहराई से खोद के निकालें तो वहाँ पर भी पानी निकलता है। तो आप इन तीनों अलग अलग स्रोतों से मिलने वाले पानी का अगर केमिकल एनालिसिस करें तो आप देखेंगे हर बार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आएगा, 1:8 का आएगा। और अगर ये 1:8 का आएगा तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर। ये बात वही कह रहा है कि 2 or more atoms are combined in a chemical reaction into a definite ratio by mass, then its ratio remains same. Why it could attain from that different natural resources, भले ही इसको अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज से क्यों ना प्राप्त किया जाए। इज इट क्लियर? कहने का मतलब अगर आप कांस्टेंट प्रोपोर्शन की जो बात करते हैं, दरअसल में प्रूस्ट ने यहाँ पे जो डिफिनीशन दिया था वो कंपाउंड का डिफिनीशन दिया था। ये एक्चुअली जो पूरी बात बताई जा रही है वो किसी कंपाउंड के बारे में बताई जा रही है। तो स्टूडेंट्स हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, जिसका नाम है एटम। तो क्वेश्चन ये होता है कि आखिर एटम होता क्या है। तो सिंपल सी बात ये है कि हम लोगों ने इसके प्रीवियस वाले क्लासेस में पढ़ा होगा मैटर। तो हमने पढ़ा होगा कि ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और उन्हीं स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। तो अगर हम डिफिनीशन आ जाए कि एक एटम की डिफिनीशन क्या होगी, तो सबसे पहले इसके थोड़े से हिस्ट्री और जियोग्राफी के बारे में जान जाएं कि इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, क्यों डिस्कवर किया, ये सब जान जाएं। तो देखिए एटम के बारे में जो सबसे पहले और जो सबसे पुराना प्रेडिक्शन मिलता है वो मिलता है इंडिया में। जी हाँ, इंडिया में मिलता है। और एटम को जो सबसे पहले डिस्कवर किए थे उनका नाम था महर्षि कणाद। क्या नाम था? महर्षि कणाद। इन्होंने कहा था कि दुनिया में जितने भी मैटर, यानी जिसको वो लोग पदार्थ कहते थे, मैटर जो होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और उन पार्टिकल को उन्होंने एक नाम दिया था परमाणु। और इन्हीं परमाणु को हम लोग आज अपने शब्दों में क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। हालांकि इस खोज की कोई मान्यता मिली नहीं। तो लगभग 18 सेंचुरीज़ में
एक साइंटिस्ट है, इनका नाम था जॉन डाल्टन। और इन्होंने सबसे पहले कंसीडर किया कि ऑल द मैटर which is made up of very smallest particle that cannot be divided further and their chemical property remain same called एटम। तो एटम के बारे में जो भी कोई रिसेंट डिस्कवरीज हुई है वो सबसे पहले जॉन डाल्टन ने की थी। जॉन डाल्टन ने सबसे पहले कंसीडर किया था कि दुनिया में जो मैटर्स होते हैं, जो सॉलिड लिक्विड गैस की जिनकी आप बात करते हैं, वो बहुत छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप किसी सोने के एक टुकड़े को, गोल्ड, ये भी एक मैटर है, अगर हम इसको छोटा करते चले जाएं, यानी इसको काट दी किसी ने और इसको काटते काटते ये छोटा होते चले जाकर कि एक समय ऐसा आएगा कि अब आप इसको छोटा नहीं कर सकते। यानी गोल्ड का वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको अब और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता। तो अगर आप कहेंगे नहीं हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर भी रखें, तो माइक्रोस्कोप के अंदर तोड़ते तोड़ते एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जब आप उसको नहीं तोड़ सकते। तो वो अल्टीमेट पार्टिकल जो सबसे टीनिएस्ट है, लेकिन वो किसका है? गोल्ड का है, क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा। तो जॉन डाल्टन यही सोचे थे कि अगर गोल्ड के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल का इसमें सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो प्रॉपर्टी गोल्ड की होगी वही उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल की भी होगी। इसी नाते उन्होंने कहा तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? रिमेन सेम होती है। तो जॉन डाल्टन ने यहाँ पर क्या किसका डिस्कवर किया? एटम को डिस्कवर किया। तो जॉन डाल्टन ने एक अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी, और वो एटॉमिक थ्योरी क्या है हम लोग देखते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, तो हम लोग आ जाते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पर। देखिए मैंने ऑलरेडी पहले डिस्क्राइब करके रखा हुआ, हम एक एक करके सभी को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए पहला है इनकी थ्योरी क्या कहती है कि एटम इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम। तो हम बहुत पहले से जानते हैं कि इन्होंने कहा था कि जितने भी मैटर आप इस यूनिवर्स में देखते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस के, वो सभी अपने आप के अंदर वेरी टीनिएस्ट पार्टिकल से मिलकर बने, और उन्हीं टीनिएस्ट पार्टिकल को उन्होंने क्या कहा? एटम कहा। क्यों कहा? क्योंकि जब हम आप उसको और अधिक तोड़ नहीं सकते, इसी नाते जब ये बात है और अधिक तोड़ नहीं सकते, तब उन्होंने कहा कि एटम आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और तब उन्होंने क्या कहा कि जब हम उसको तोड़ नहीं सकते तो हम ना उसको हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई एटम को आप पार्टिसिपेट कराते हैं तो उस पार्टिसिपेशन में वो एटम कभी भी नष्ट नहीं होगा, बल्कि किसी न किसी रूप में वो कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा है इन एन एलिमेंट्स एटम हैव द सेम शेप, साइज एंड मास विथ द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। उन्होंने ये कहा कि कोई एक पर्टिकुलर, जैसे भी मैंने एग्जांपल लिया था गोल्ड का, उन्होंने कहा था कि गोल्ड के सबसे अल्टीमेट पार्टिकल पर जाए जहाँ पे आप उसको तोड़ नहीं सके थे, तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी, पूरी जो गोल्ड की केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो सिमिलर होगी। या फिर उस गोल्ड के जो एटम का जो मास होगा, जो शेप होगा, जो साइज होगा, वो पूरे गोल्ड के एटम के शेप, साइज और मास के क्या होगा? बराबर होगा। और चौथी बात उन्होंने कहा था कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव द डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। यानी अगर हम गोल्ड की तुलना ऑक्सीजन गैस से करें या फिर ब्रोमीन से करें, तो हम ये देखते हैं कि गोल्ड कौन सा स्टेट है? सॉलिड। ब्रोमीन कौन सा स्टेट है? लिक्विड। ऑक्सीजन कौन सा स्टेट है? गैस। डिफर हो गया कि नहीं डिफर हो गया? और जब ये डिफर होगा तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफर होगी। तो उन्होंने कहा न केवल इसमें भी डिफरेंसेस होंगे, बल्कि आप उनके एटम में जाएंगे तो उनके एटॉमिक मास में भी आपको अंतर दिख जाएगा। गोल्ड का एटम होगा वो बहुत भारी होगा, ब्रोमीन का एटम होगा वो उससे थोड़ा हल्का होगा, और ऑक्सीजन का सबसे हल्का होगा।
ये तो हो गए डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी, लेकिन अब डाल्टन्स की अगर एटॉमिक थ्योरी ये है तो उनके ड्रॉबैक क्या हैं, आखिर क्यों हम लोग आज उनके एटॉमिक थ्योरी को आगे तक नहीं फॉरवर्ड करा पाए। उनके अंदर कई कमियां थी। देखिए कमियां क्या थी कि उन्होंने एक वर्ड यूज किया था कि एटम आर इनडिविजिबल, कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। याद करिए मैंने शुरू में ही कहा था कि वो अल्टीमेट पार्टिकल जिसको और अधिक तोड़ा न जा सके, जबकि मॉडर्न केमिस्ट्री ये कहती है कि आज हम एटम को भी तोड़ सकते हैं, और अगर वो एटम टूटेगा तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल में टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसका मतलब एटम तोड़ा जा सकता है ना। तो जब एटम तोड़ा जा सकता है तो इसका मतलब ये है कि एटम इंडिविजुअल नहीं है, तो यहाँ पर ये फेल हो जाते हैं। और दूसरी थ्योरी जो सबसे बड़ा इनका ब्लंडर मिस्टेक था, ये कंपाउंड के बारे में नहीं जानते थे। कंपाउंड के बारे में नहीं जानते थे, मतलब ये कंपाउंड में एटम के कॉम्बिनेशन को बिल्कुल नहीं जानते थे कि अगर कोई मैटर है, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया लिक्विड, लिक्विड में हमने सिंपल सा एग्जांपल लेते पानी, तो इन्होंने कहा था कि पानी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो पानी की जो सबसे छोटी सी ओस निकलती है, जो सबसे छोटी सी बूंद बन सकती है, वो भी एटम है। तो बताइए क्या ये सही है। हम जानते हैं कि पानी के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल में भी H2O यानी कितने एटम होंगे, 3 एटम होंगे, और उनका रेशियो 2:1 या फिर 1:8 का होगा। तो ये चीज डाल्टन को नहीं पता थी, और जिसकी वजह से ये कंपाउंड के डेफिनेशन को देने में एक्सप्लेन क्या फेल हो गए, और इस वजह से डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या कर दी गई, डिस्कार्ड कर दी गई। तो देख लीजिए और राइट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स हम लोग आ जाते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है एटॉमिक सिंबल्स। एटॉमिक सिंबल्स, एक्चुअल में एटॉमिक सिंबल किसी एटम को, किसी भी एलिमेंट को, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस करने के लिए शुरुआत में बहुत सारे सिंबल्स लिए गए थे। डाल्टन ने भी बहुत सारे सिंबल्स लिए थे, लेकिन वो सारे सिंबल पूरी तरह से साइंटिफिक नहीं थे। तो जो सही ढंग से एटॉमिक सिंबल को रिप्रेजेंट किए थे, उन साइंटिस्ट का नाम था क्या, बर्जीलियस। बर्जीलियस ने कहा था कि अगर हम एलिमेंट का जो नाम है, उस नाम का अगर पहला वर्ड या फिर बहुत पॉसिबल हो तो उसका सेकंड वर्ड अगर ले करके हम उनके नाम को एक्सप्रेस करें, अल्फ़ाबेटिकली एक्सप्रेस करें, तो उन्हीं एक्सप्रेशंस को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक सिंबल्स कहते हैं। तो उन्होंने कहा था व्हाट, अगर क्वेश्चन है व्हाट इज एटॉमिक सिंबल, तो व्हेन एन एलिमेंट is expressed by their name first letter or second letter, two letter called सिंबल्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमने कह दिया कार्बन, तो कार्बन का पहला वर्ड सी से एक्सप्रेस होता है, इस नाते यहां पे सी ले लिया गया। लेकिन वहीं पर हमने कह दिया कैल्शियम, तो अगर हम सी लेते तो ये हमारा सी फिर से कार्बन को रिप्रेजेंट करने लगता, तो इस नाते हमको इनसे डिफरेंसेस से बचने के लिए हम इसका सेकंड वर्ड ले लेते हैं। तो इस प्रकार से हर वो वर्ड जो पहली बार रिपीट ना हुआ उसको पूरी तरह से अलग कर ले, तो हम उस लेटर के सिंबल्स को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक सिंबल्स कहते हैं। जैसे अब हम लोग कुछ एलिमेंट के सिंबल के नाम लिख लें। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप हाइड्रोजन को किससे एक्सप्रेस करते हैं, H से। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और उसके बाद जो भी बचा हो। तो आपने देखा होगा हम हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li, और बेरिलियम का Be, बोरान का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O और फ्लोरीन का F लिए हुए हैं। तो ये सब सिंबल्स
जो लेटर्स लिए गए, इन्हीं लेटर्स को हम लोगों ने क्या कह दिया, एटॉमिक सिंबल्स कह दिया गया। हाँ स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने वीडियो के अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है एटॉमिक मास। तो देखिए, एटॉमिक मास से डिफरेंस से पहले, थोड़ी देर पहले आप एक वर्ड पढ़िए, एटॉमिक नंबर। नहीं, एटॉमिक नंबर नहीं, उसको कहते हैं मास नंबर। मास नंबर को कई बार एटॉमिक मास से रिलेट कर दिया जाता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। देखिए, जो मास नंबर होता है यह क्या कहलाता है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। in a atom called mass number। यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन और जितने भी न्यूट्रॉन हो, इन दोनों का टोटल सम क्या कहलाता है, मास नंबर कहलाता है। लेकिन अगर आपसे ये एक्चुअली पूछा जाए कि एक्चुअल में इस पूरे एटम का मास कितना है, तो आपको उस एटम का मास फाइंड आउट करने के लिए आपको निकालना पड़ेगा प्रोटॉन का मास क्या होगा और न्यूट्रॉन का मास क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं, प्रोटॉन का अगर हम मास लेंगे तो 1.6606 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या 1.67 समथिंग 04 ग्राम करके। उसी तरह से न्यूट्रॉन का भी वजन इसी के आसपास का ही होता है। इसका मतलब ये है कि सभी एटम के अंदर, चाहे प्रोटॉन की बात करें चाहे न्यूट्रॉन की बात करें, ये सब 1.6666 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के लगभग होता है। तो इसका मतलब ये है, और ये मास किसका मास है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का अगर हम मास ले तो उसके पास भी एक प्रोटॉन होते हैं। तो अगर हमने कह दिया कि हाइड्रोजन का मास क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, इसका भी मास होगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एटॉमिक मास निकालते हैं तो हर एटॉमिक मास में हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि जो हाइड्रोजन होते हैं वो सभी एलिमेंट के मदर होते हैं। मतलब इस यूनिवर्स में आपने जितने भी एलिमेंट का स्ट्रक्चर देखा है वो सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हाइड्रोजन के बार बार मिलने से ही एक हायर मॉलिक्यूलर मास के नए एटम बने हैं। तो इस प्रकार से एटॉमिक मास की नींव रखी गई है। तो उस एटॉमिक मास की नींव में ये कहा गया है, यही सेम बताई कि व्हाट इज एटॉमिक मास। अगर कहेगा तो एटॉमिक मास द मास ऑफ एन एटम, एक एटम का जो मास होगा, द मास ऑफ एन एटम इज हैवियर देन हाइड्रोजन, हैवियर देन वन हाइड्रोजन एटम called atomic mass। यानी कोई भी एटम हाइड्रोजन से कितना गुना भारी है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास या एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं। इसी को हम लोग AMU भी कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं। और वही हम लोग कहते हैं कि 1 AMU कितना होगा, तो हाइड्रोजन का मास कितना था, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर। यानी कोई भी एटम, अब जैसे आपने कह दिया कि हाइड्रोजन 1, तो इसका मतलब उसका एटॉमिक मास 1.66 इंटू 10⁻⁻24। अगर हमने कह दिया हीलियम, हीलियम का होता है 4, तो इसका मतलब 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यानी कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट, जैसे हमने कह दिया कार्बन, कार्बन का होता है 12, तो इसका एटॉमिक मास,
तो हाइड्रोजन से कितना गुना भारी है, 12 गुना भारी है। तो यहाँ पर आप 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, तो इस प्रकार से कहा गया। लेकिन अब ये तो बहुत पुरानी थ्योरी थी कि आप हाइड्रोजन से कंपेयर करते थे। मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है कि हाइड्रोजन एक गैस है और हम उस एक गैस को गैसियस एक एटम से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो हमें दुनिया में किसी सबसे सिंपलेस्ट और लाइटेस्ट वेट वाले सॉलिड को पकड़ना होगा। तो आप जानते हैं अगर हम सॉलिड को पकड़ेंगे तो कार्बन के एटम सबसे लाइट होते हैं और सबसे सॉलिड होते हैं। तो उन्होंने पकड़ा कार्बन को। अब यही सेम डेफिनेशन कि द मास ऑफ एन एटम इज, अब यहां पर एक सिंपल सा डेफिनेशन बना देते हैं। एटॉमिक मास कहेंगे द मास ऑफ एन एटम is equal to 1/12th part of carbon atom. The mass of an atom is heavier, हाँ यहाँ पे लिख लें, heavier than is equal to 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन एटम। मानी बात वही पड़ी। जैसे अगर हम ये कहें एटॉमिक मास यहाँ पे लिखते हैं, तो एटॉमिक मास में यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट पूरे के अपान 1/12th पार्ट ऑफ वन कार्बन, 1/12th पार्ट ऑफ वन कार्बन एटम। यानी कार्बन जो हाइड्रोजन से 12 गुना भारी है, अगर हम उसका 1/12th पार्ट कर दें तो किसके बराबर आएगा, फिर से वो हाइड्रोजन ही हो जाएगा। इसी नाते बात तो करनी हमको आज भी हाइड्रोजन से ही करनी है, लेकिन क्योंकि सॉलिड स्टेट न होने की वजह से हम हाइड्रोजन गैस को पकड़ नहीं सकते, इस वजह से हम यूज करते हैं क्या, कार्बन एटम, जो लाइटेस्ट भी है और सॉलिड भी है। तो इस प्रकार से एटॉमिक मास की डिफिनीशन ये एक्सप्लेन की गई। हाँ स्टूडेंट्स, तो हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है मॉलिक्यूल। अब क्वेश्चन ये होता है कि मॉलिक्यूल की डिफिनीशन क्या होगी। तो सिंपल सी अगर हम मॉलिक्यूल का डिफिनीशन बताना चाहें तो हम ये कहेंगे कि the smallest particle of matter that cannot take part in a chemical reaction but exist in free state। यानी जो मॉलिक्यूल होते हैं, अगर हम एटम और मॉलिक्यूल की तुलना करें तो एटम के एक सिंगल एटम को हम निकाल करके हवा में छोड़ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? क्योंकि एटम को जैसे ही एक सिंगल एटम से निकाल करके उसको हवा में छोड़ेंगे तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वो अपने चारों तरफ ज़बरदस्त एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बना लेता है, और जैसे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बना लेता है तो वो अपने अगल बगल के तुरंत एटम और मॉलिक्यूल के साथ चिपक जाता है। यानी एक एटम को आप कभी भी निकाल करके फ्री स्टेट में नहीं रह सकते, मतलब एटम कैन नेवर एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। लेकिन जो मॉलिक्यूल होते हैं, आपने चाक देखा होगा, आपने कपड़े देखे होंगे, आपने धूल देखा होगा, तो धूल को आप वो काफ़ी देखिए धूल उड़ते हुए कहीं पर भी चला जाता है, लेकिन वो उस रूप में लंबे समय तक क्या रह सकता है, स्थित रह सकता है। तो यही वजह है, तो इसी को डेफिनेशन बनाया गया है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट कैन नॉट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बल्कि कौन करता है, एटम करता है। एंड बट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, लेकिन ये हवा में क्या रह सकते हैं, स्थिर रह सकते हैं। अब जैसे हमने कह दिया H2SO4 CaSO4
HCl H2O। तो हम सभी जानते हैं यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन पार्टिसिपेट किए हैं। यहाँ पर 1 सल्फर, 1 कैल्शियम और 4 ऑक्सीजन पार्टिसिपेट किए हैं। यहाँ पर 1:1 का, यहाँ पे 2:1 का। तो आपने देखा होगा जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनका रेशियो क्या होता है, फिक्स हो जाता है। और जब एलिमेंट के एटम का रेशियो फिक्स हो जाता है तो हम इन्हीं रेशियो को जोड़ करके हम उनके एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर लेते हैं। और जब किसी भी इनके एटॉमिक रेशियो को अगर टोटल करके उनके एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं तब वहां से एक नया चीज का फॉर्म क्रिएट होता है जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास क्या कहता है कि द टोटल सम ऑफ एटॉमिक मास of all atoms present in a molecule called molecular mass। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हमने ये कह दिया H2SO4, तो अगर हमें इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 × 2, यानी जो ये ट्वाइस थ्राइस लिखा वो उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। सल्फर, या सल्फर 32 कुछ नहीं है, यानी यहाँ पर 1 है वही है, प्लस ऑक्सीजन 16 × 4, तो टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 98। उसी तरह से अगर हम कैल्शियम का करें तो कैल्शियम 40, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 × 4, ये आएगा तो टोटल 100 आ जाएगा। तो ये जो हम अलग अलग एलिमेंट को उनके रेशियोज के साथ जो एटॉमिक मास को दिए उनके टोटल एटॉमिक मास को कंसीव कर लें तो उनसे बनता है क्या, मॉलिक्यूलर मास। उस प्रकार से आप कई मॉलिक्यूलर मास को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं।